गाइस, मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं पीटी 365 के बारे में। इंटरनेशनल रिलेशन हम देख रहे थे। 9th टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया था और हमने 9.7 तक कवर कर लिया। अब 9.8 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो पहला जो न्यूज़ है वो है मिलिटराइजेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इंपॉर्टेंट है क्योंकि लद्दाख का स्टैंड ऑफ की वजह से चाइना के साथ जो हुआ है उससे इंडिया अपने एफर्ट्स लगा रहा है कि वो स्ट्रेंथन करे मिलिट्री प्रेजेंस अंडमान और निकोबार आइलैंड में। तो न्यूज़ में और क्या है, गवर्नमेंट प्लान कर रहा है कि वो एडिशनल बेस बनाएगा, मिलिट्री बेस जो फोकस करेगा, फैसिलिटेट करेगा एडिशनल वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट और मिसाइल बैटरीज और इन्फेंट्री सोल्जर्स। कहाँ पे? अंडमान आइलैंड पे। रनवे क्या है इसका? नेवल एयर स्टेशन पे होगा। INS कोहासा जो शिवपुर में है, INS बाज जो कैम्बल बे में होगा, और ये एक्सटेंड करेगा, सपोर्ट करेगा लार्ज एयरक्राफ्ट्स को। इंडियन स्ट्रैटेजिक कमेंटेटर्स जो है वो रिकमेंड करने की परमिट करेगा फ्रेंडली फॉरेन नेवीज जो एक्सेस देगा ANI मिलिट्री बेसिस को। अब क्यों मिलिटराइजेशन ज़रूरत है, हम इसको समझ लेते हैं। क्योंकि चाइना का जो प्रेजेंस है वो इंडियन ओशन रीजन में बहुत बढ़ गया है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है कि कोलंबो हार्बर जो बेसिकली श्रीलंका में है वो डेवलप हुआ है चाइना की तरफ से, और बड़े सारे नेवल बेसिस है ग्वादर पाकिस्तान में, और दिजुबोती जो है ये अफ्रीका में है, वहाँ पे भी चाइना का है। इसलिए हमें करना पड़ेगा, हमें मिलिटराइज करना पड़ेगा। सेकेंड है स्ट्रैटेजिक लोकेशन। ये आइलैंड हेल्प करते हैं इंडिया को कि वो डिफेंड करे वाइटल स्टेक्स इंडियन ओशन रीजन में, अचीव करे पर्पस जो इंडिया का है कि वो सेटअप करे ट्राई सर्विस कमांड अंडमान निकोबार में। इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट बहुत ही आइलैंड है क्योंकि ये डोमिनेट करते हैं बे ऑफ बंगाल को, जिसमें बहुत सारे सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन आते हैं, और इसमें 30% जो है सी बॉर्न ट्रेड पासिस होता है जो इस नैरो से निकलता है। तो इसलिए इसमें 30% जो है इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी आता है, और ये एक बफर जोन भी है। ये आइलैंड बफर जोन है इंडिया और रेस्ट ऑफ द नेशन के लिए जो प्रेजेंट है इंडियन ओशन रीजन के लिए। तो इस आइलैंड को हम एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ से पढ़ने से पहले। अंडमान निकोबार आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। 572 आइलैंड जो है उसमें से 38 इनहैबिटेड है, और बाकी जो है उसमें हैबिटेट हो गए। आइलैंड जो एक्सटेंड करता है वो 6 डिग्री टू 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में लाई करते हैं, जो आते हैं फ्रॉम 92 डिग्री टू 94 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। हाईएस्ट पॉइंट जो है इसका सैडलर पॉइंट है या सैडल पीक है, ठीक है, जो लोकेट होता है नॉर्थ अंडमान आइलैंड में। तो आइलैंड भी बटे हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं नॉर्थ में है, मिडिल में है, साउथ अंडमान है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन और इसका जो मैप है इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे बड़े सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसीलिए। तो सैडल पीक नॉर्थ अंडमान में जो सबसे ऊपर है, नॉर्थ, ये कोको चैनल देख रहे हो ना, इसके पास ही है, ठीक है। यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो जो है वो बैरन आइलैंड में है, जो कि यहाँ पे लोकेटेड है, और 2017 पे ही वो बर्स्ट हुआ था, ठीक है। यहाँ पे वॉल्केनो इरप्ट होते हैं, मड वॉल्केनो जो है सिचुएटेड है बारतंग आइलैंड में, ठीक है। तो बाराटैंग से प्रोनाउंसिएशन ऐसे होगा शायद इसका, बाराटैंग आइलैंड में होंगे, ठीक है। यहाँ पे इंडिया का अनसिंकेबल एयर क्राफ्ट कैरियर है जो ईस्ट में है। अंडमान निकोबार कमांड है, ये फर्स्ट और ओनली ट्राई सर्विस थिएटर है जो कमांड करता है इंडियन एयरफोर्स को, पेट्रोल करता है इंडिया की EEZ को, ताकि वो सप्रेस करे गन रनिंग या कोई भी पायरेसी, पोचिंग या नारकोटिक्स जैसे ड्रग्स की सप्लाई या कुछ ऐसे हो, और बड़े सारे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बेस देख लेते हैं इंडिया के जो यहाँ पे दिखा रखे हैं। नॉर्थ अंडमान में दिगलपुल बे है जो INS कोहासा है, नेवल एयर स्टेशन है ये, ठीक है। यहाँ पे कोको आइलैंड आप देख रहे होगे, ऊपर है म्यांमार का है कोको आइलैंड जो कोको चैनल का है, ठीक है। नॉर्थ के बाद मिडिल अंडमान है, फिर साउथ अंडमान पे है। तो पोर्ट ब्लेयर है जो कैपिटल है इसके,
पोर्ट ब्लेयर हार्बर है, और यहाँ पे नेवल एयर स्टेशन भी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। फिर आपका आता है डकून पैसेज, साउथ अंडमान के बाद डकून पैसेज आता है जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है लिटिल अंडमान जो बहुत छोटा है, आप देख सकते हो मैप पे। और यहाँ पे एक लाइन जाती है जिसे बोलते हैं 10 डिग्री चैनल, ठीक है। आप उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे फिर नेक्स्ट जो आइलैंड है वो कार निकोबार है, मतलब अंडमान को हम छोड़ दिया, हम निकोबार पे आ रहे हैं, कार निकोबार आ गया। और यहाँ पे कार निकोबार के बाद निकोबार आइलैंड छोटे छोटे हैं। फिर निकोबार आइलैंड को अगर आप नीचे साउथ में और जा रहे हो तो सोमबेरो चैनल है जहाँ पे लिटिल निकोबार है। और फिर लास्ट में है ग्रेट निकोबार जिसमें हमारा चंबल बे है, INS बास जो नेवल एयर स्टेशन है। फिर आप ईस्ट में अगर देखो तो यहाँ पे ग्रेट चैनल है जिसको 6 डिग्री चैनल भी बोला जाता है। और फिर आपका इंडोनेशिया स्टार्ट हो जाता है। तो ये मैप इम्पॉर्टेंट था आपकी नॉलेज के लिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020। डिफेंस मिनिस्टर ने अनवेल करा है इस प्रोसीजर को, DPP को, जो पहले था। इसके फीचर्स ये हैं कि अलाइन करता है इंडिया का विजन आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रेजिलिएंट इंडिया इनिशिएटिव, और एम्पावर करता है इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री जिसमें मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट आते हैं। और ये इसका एम यही है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब करे इंडिया। इसका जो एम है इम्प्लीमेंट करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो एम्फेसाइज करता है सिंप्लीफिकेशन, डेलीगेशन, रिड्यूस करता है टाइमलाइंस और बड़े सारे प्रोसेस डालता है इंडस्ट्री फ्रेंडली एज पॉसिबल। ये आया था 2020 में, लास्ट ईयर अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर 1, और ये सुपरसीड कर रहा है DPP 2016 को। फर्स्ट DPP जो आया था 2002 में आया था और उसको पीरियोडिकली रिवाइज कराया जाता है। पहले अगस्त 2019 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी थी अपूर्वा चंद्रा के अंडर, और वो प्रिपेयर कर रहा है DAP 2020। DAP इंश्योर करता है टाइमली एक्विजिशन मिलिट्री इक्विपमेंट्स का, सिस्टम और प्लेटफॉर्म का जो आर्म फोर्स रिक्वायरमेंट की होती है। और ये इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी और बड़ी सारी चीज़ों पे बात करते हैं, देखते हैं। DAP जो है वो कवर करता है कैपिटल एक्विजिशन जो वर्क्स में इंक्लूड करते हैं, और लैंड जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, सर्विस हेडक्वार्टर्स के अंदर आती है। यहाँ पे बोथ इंडिजिनियसली सोर्सेज होते हैं और पुराने जो इंपोर्ट है या बड़ी सारी चीज़ें हैं, एक्सेप्ट मेडिकल इक्विपमेंट को छोड़ के सब, ठीक है। यहाँ पे की पॉलिसीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे ऑफसेट पॉलिसी को रिवाइज करा है। ऑफसेट पॉलिसी देख लेते हैं। व्हाट इज़ ऑफसेट? ऑफसेट का अंदर पॉलिसी का मतलब ये है कि फॉरेन डिफेंस जो एंटिटीज़ है उनको मैंडेट होगा कि वो स्पेंड करें एटलीस्ट 30% जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है इंडिया में। वो कैसे होगा? प्रोक्योरमेंट हो सकता है कंपोनेंट का, या ट्रांसफ़र हो सकता है टेक्नोलॉजी का, या कुछ R&D का, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी सेटअप करें। जो कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट में वो उसका जो वर्थ है वो मोर देन 2000 करोड़ होता है। और ये इसका मतलब ये है ताकि वो डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करे, तो इसको रिवाइज करा गया है। नोटिफाई करा है लिस्ट ऑफ वेपन्स, और यहाँ पे 4 इंडिजिनाइजेशन ऑफ इम्पोर्ट स्पार्स भी है जिसमें 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली है एक नई कैटेगरी बननी है जिसमें बाय करेंगे ग्लोबल मैन्युफैक्चर इन इंडिया। सेकेंड है रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन RFI, और थर्ड है रिजर्वेशन इन कैटेगरीज जो कि इंडियन वेंडर्स के लिए होगी स्पेसिफिकली। और फोर्थ है अदर प्रपोज मेजर्स जिसमें आता है बड़े सारे सेल सपोर्ट जो होते हैं कैपिटल एक्विजिशन कॉन्ट्रैक्ट है, या हायर इंडिजीनियस कंटेंट जो एक्विजिशन में रहते हैं, इंसेंटिव होते हैं लोकल मटेरियल में, और सॉफ्टवेयर और बड़े एम्फेसिस देते हैं प्रोडक्ट पे जो एक्सपोर्ट करते हैं अंडर ऑफसेट चीज़ों पे। टाइम बाउंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस भी है। फास्टर डिफेंस फास्टर डिसीजन मेकिंग है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। यहाँ पे पहला है सेट कर रहे हैं सेटिंग अप ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है PMU। सेकंड है सिंप्लीफिकेशन जो होगा ट्रायल प्रोसीजर का होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बात करता है लीजिंग पे। एक नई कैटेगरी ने इंट्रोड्यूस करी है जो कि एक्विजिशन करती है एडिशन जो एग्जिस्टिंग बाय और मेक कैटेगरीज पे होती है, ताकि वो सब्स्टिट्यूट करे ह्यूज इनिशियल कैपिटल आउटप्ले को, और ये पीरियोडिकली रेंटल पेमेंट देखती है। ये यूज़फुल रहती है मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए, और
ये यूज़ नहीं करती एक्चुअल वॉरफेयर जैसे ट्रांसपोर्ट फ्लीट, ट्रेनर्स, ट्यूमुलेटर्स और बड़ी सारी चीज़ें। स्ट्रैटेजिक पार्टनर मॉडल जो है SPM, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सी करता है, इन्हांस करता है इंडिजिनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी जो प्राइवेट सेक्टर पे रहती है और एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन बेस पे रहती है। यहाँ पे ओवरऑल एनहांसमेंट इन इंडिजीनियस कंटेंट हम देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर बाय इंडिया IDDM देखोगे तो DPP का 2016 का मिनिमम 40% था, ये बढ़ के 10% बढ़ गया है, 50% हो गया है। बाय इंडियन में पहले 40% था, अब इंडिजिनियस डिज़ाइन को 50% दिया है मिनिमम और अदरवाइज 60% है। बाय एंड मेक इंडियन में मिनिमम 50% था मेक का, ये भी सेम ही है एग्जैक्टली, पर इसमें दो चीज़ जो ऐड है वो है बाय ग्लोबल मैन्युफैक्चर इन इंडिया, इसमें मिनिमम 50% होगा बाय प्लस मेक का, और बाय ग्लोबल का इसमें नया जो इंट्रोडक्शन है वो मिनिमम 30% होगा इंडियन वेंडर्स का। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ देख लेते हैं। 9.10 ये बात करता है ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 का। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने प्रपोज करा है ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020 का, जो कि एम करता है इंडिया का डिफेंस को डबल कर देगा प्रोडक्शन 5 सालों में। ड्राफ्ट पॉलिसी क्या है? ड्राफ्ट इन्वेस्टास करता है गाइडिंग डॉक्यूमेंट है जो कि ओवरकम करता है कुछ चैलेंजेस, जहाँ पे वो प्रोवाइड करते हैं एक फोकस्ड स्ट्रक्चर और सिग्निफिकेंट ट्रस्ट जो डिफेंस प्रोडक्शन के लिए होते हैं और कैपेबिलिटीज जो कंट्री की होती है, जिसमें सेल्फ रिलायंस होती है और एक्सपोर्ट होते हैं। करंट स्टेटस जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट इंडिया का है, इंडिया अभी तक सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर है अगर बात करो 2015 से 2019 में, जिसमें लार्जेस्ट सप्लाई रशिया की थी। ऑल्दो रशिया जो शेयर करता है इंडियन मार्केट में वो डिक्लाइन हो गया है, आप देख सकते हो 72% से 56 हो गया, पर तब भी हाईएस्ट है। एस्टिमेट यही सजेस्ट करते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस का कि वो स्पेंड कर सकते हैं 130 बिलियन ताकि प्रोक्योर करे डिफेंस इक्विपमेंट नेक्स्ट 5 ईयर्स में। जो शेयर है डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट ओवरऑल डिफेंस प्रोक्योरमेंट का वो 60% है। साइज ऑफ इंडिया डिफेंस इंडस्ट्री एस्टिमेट करा जाता है कि 80 करोड़ का है, वाइल जो कंट्रीब्यूशन है पब्लिक सर्विस का वो एस्टिमेट करता है 63,000 करोड़। ठीक है, शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज हुआ है जिसका 17,000 करोड़ हुआ है कुछ सालों में। डिफेंस एक्सपोर्ट क्या है 2018-19 का, जो हमारा वर्थ एक्सपोर्ट का है वो 10,745 करोड़ है, जिसमें ग्रोथ अच्छी खासी दिखी है 700% की सिंस 2016-17। इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है मोर देन 40 कंट्रीज़ को। डिफेंस इंडस्ट्री सपोर्ट करेगी एक स्ट्रॉन्ग बेस को, जिसमें 8,000 MSME आएंगे जो प्रोवाइड करेंगे स्ट्रेंथ और विब्रेंसी, ठीक है, जो डिफेंस सप्लाई चेन पर रहेगी। अगर गोल और ऑब्जेक्टिव की आप देखो तो अचीवमेंट जो है वो हमारी है कि 1,75 करोड़, जिसमें 35,000 करोड़ एरोस्पेस डिफेंस गुड्स सर्विसेज है बाय 2025 डेवलप करेंगे। डिफेंस बहुत सारे डायनेमिक रोबस्ट कॉम्पिटिटिव डिफेंस इंडस्ट्री, जिसमें एरोस्पेस आएगा, नेवल शिप बिल्डिंग आएगा और आर्म फोर्सेस को केटर करेगा क्वालिटी प्रोडक्ट्स का। रिड्यूस करता है डिपेंडेंस इंपोर्ट पे, जिसमें मेक इन इंडिया इनिशिएटिव थ्रू डोमेस्टिक डिज़ाइन और डेवलपमेंट चीज़ आती है। प्रमोट करता है एक्सपोर्ट डिफेंस प्रोडक्ट्स का, जिसमें ग्लोबल डिफेंस वैल्यू चेन बनती है। क्रिएट करता है एनवायरमेंटल जो इंकरेज करता है R&D, और यहाँ पे बहुत सारे क्या कहते हैं आपके रिवॉर्ड्स मिलते हैं इनोवेशन, और क्रिएट करता है इंडियन IP ओल्ड ओनरशिप, और प्रमोट करता है रोबस्ट सेल्फ रिलायंट डिफेंस इंडस्ट्री को। 9.11 का इंटेलिजेंस रिफॉर्म्स है। इंटेलिजेंस रिफॉर्म इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बैकड्रॉप पे रिपीटेड चाइना का इंकर्जन है और एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि हमें इंटेलिजेंस रिफॉर्म लाने चाहिए। इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क क्या है इंडिया का ये हमें समझना चाहिए। इंडिया का एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क जो है वहाँ पे वो कंप्राइज करता है एक असॉर्टमेंट कुछ एजेंसी का जो स्पेसिफिक मैंडेट करती है। एपेक्स लेवल पे आती है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, जो कि हेड करा जाता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के द्वारा, जो कि सेटअप हुआ था 1998 में प्रोग्राम टेस्ट के दौरान। यहाँ पे ये ऑपरेट करता है एग्जीक्यूटिव ऑफिस जो प्राइम मिनिस्टर के साथ है, और
लाइजिंग बिटवीन करता है गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ब्रांच और इंटेलिजेंस सर्विसेज का, एडवाइस करता है लीडरशिप, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इश्यूज पे। 2018 में, मतलब बहुत सालों के बाद, अब लगा लो 20 सालों के बाद लगा लो, तो एक जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी बैठती है। ये बॉडी क्रिएट हुई थी ताकि वो एनालाइज करे इंटेलिजेंस का फ्रॉम वेरियस एजेंसी, और ये सब्स्यूम करती है NSCS को, जो हमने पहले ही पढ़ा है। वेरियस इंटेलिजेंस एजेंसीज कौन कौन सी है? IB क्रिएट हुई थी 1887 में, बहुत पुरानी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये इसको देखता है, ये रिपोर्ट उसको करती है IB, और ये रिस्पॉन्सिबल है इंडिया का डोमेस्टिक इंटेलिजेंस और इंटरनल सिक्योरिटी, और ये काउंटर इंटेलिजेंस को करती है। इसका जो नाम पड़ा था वो इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ऑफिस पड़ा था, बट फिर करंटली इसका करंट नाम जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस ये है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, आप सबको ही पता हुआ है कि ये कंट्री की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है जो 1968 में फॉर्म हुई थी, बहुत सालों बाद हुई थी। ये डायरेक्ट कमांड देती है प्राइम मिनिस्टर को। रॉ का जो विंग है वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होता है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO, इसका पहला नेशनल टेक्निकल फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन था, ये 2004 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका काम है टेक्निकल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना एजेंसी की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। NTRO नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के अंडर आता है और ये PMO का पार्ट है। डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये एक एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस है जो सेटअप हुई थी 1957 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। इसमें जो नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट है IB रॉ NTRO गवर्न होता है इंटेलिजेंस ऑपरेशन रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1985 के अंडर। एडिशनली ये एम्प्लॉय करते हैं इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को, जो सब्जेक्ट होते हैं ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट, जो पहला इनैक्ट हुआ था 1923 में, जो गवर्न करते हैं बड़े सारे क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। हाउएवर बड़ी सारी एजेंसी ओवरलैप कर देती है उनके फंक्शन में, चाहे तो वो डिज़ाइन में हो, चाहे वो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस हो एक्टिविटीज़ का। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, नेट ग्रिड ने साइन करा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग NCRB के साथ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ताकि वो एक्सेस करे सेंट्रलाइज ऑनलाइन डेटाबेस जो FIR और स्टोलन व्हीकल्स पे होती है। अब नेट ग्रिड के बारे में समझ लेते हैं क्या है। MOU ने नेट ग्रिड को एक्सेस दिया है कि वो क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNS डेटाबेस देखे, और जितने भी स्टेट पुलिस है वो मैंडेट है कि उनको फाइल करनी पड़ेगी FIR, ठीक है। और ये MOU इनेबल करता है नेट ग्रिड को कि वो इन्फॉर्मेशन दे डिटेल्स सस्पेक्ट की जो मेंशन है FIR में, जैसे फादर्स नेम, टेलीफोन नेम और अदर डिटेल्स। नेट ग्रिड क्या है? नेट ग्रिड एक आपका अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, जो कि है इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ग्रिड, और ये कनेक्ट करता है डेटाबेस कोर एजेंसी सिक्योरिटी एजेंसी को। ये प्रपोज हुआ था 2008 के बाद जो मुंबई टेररिस्ट अटैक हुए थे। असिस्ट करता है इंटेलिजेंस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, जो इंश्योर करती है नेशनल और इंटरनल सिक्योरिटी, जिनका अल्टीमेट एम ये था कि हमें काउंटर करना है टेररिज्म। नेट ग्रिड लिंक करेगा 10 यूजर एजेंसी को, जिसमें सर्टन डेटाबेस होंगे जो कि प्रोक्योर करेंगे 21 ऑर्गेनाइजेशन। डेटाबेस जो इन्वॉल्व करेगा डेटा रिलेटेड टू क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स करेगा, टैक्स, टेलीकॉम, इमिग्रेशन और बड़ी सारी चीज़ें। ये अवेलेबल रहेगा वेरियस सेंट्रल एजेंसीज को, जो केस टू केस बेसिस पर रहेगी। इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो आता है, रॉ आता है, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस आता है। NCRB क्या है? NCRB 1986 में आया था, सेटअप हुआ था, और ये फंक्शन करता है रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन जो क्राइम और क्रिमिनल्स पे आते हैं, असिस्ट करते हैं इन्वेस्टिगेटर्स, और ये लिंक होता है क्राइम ट्रेटर्स पे होता है। सेटअप हुआ था रिकमेंडेशन नेशनल पुलिस कमीशन के अंडर 1977-81। फिर MHA की एक टास्क फोर्स बनी थी। 2009 में NCRB ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि मॉनिटर करे, कोऑर्डिनेट करे इम्प्लीमेंटिंग CCTNS प्रोजेक्ट, जो हमने देखा है कि नेट ग्रिड का जो है कर रही है। CCTNS एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है जो नेशनल ई-गवर्नेंस के अंदर आता है। ये कनेक्ट करती है 15,000 पुलिस स्टेशन को और 6,000 हाई ऑफिसर्स ऑफ पुलिस को जो कंट्री में काम करते हैं।
CCTNS एम करता है एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड सिस्टम, ताकि वो इंश्योर करे एफिशिएंसी जो इफेक्टिव हो पुलिसिंग के लिए, और अडॉप्ट करे कुछ प्रिंसिपल जो ई गवर्नेंस का, और क्रिएट करे एक नेशनल वाइड नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो अब पार्ट हम देखेंगे वो है आपका लोन वुल्फ अटैक। बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली लोन वुल्फ अटैक एक इंडिविजुअल ने करे थे, ऑब्वियसली लंदन में। लोन वुल्फ अटैक क्या होता है? ये अटैक इन्वॉल्व करते हैं या तो थ्रेट हो या वायलेंस हो किसी एक बंदे की वजह से, या स्मॉल सेल जिसे बोलते हैं, तभी लोन वुल्फ है। लोन वुल्फ एक्ट करता है किसी भी, मतलब वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है, वो किसी डायरेक्ट सपोर्ट पे नहीं रहता या किसी अदर इंडिविजुअल पे नहीं रहता। जो प्लान करता है, प्रिपेयर करता है, एग्जीक्यूट करता है अटैक, दो लोन वुल्फ प्रेफर करते हैं कि वो टोटली अलोन करें। बट जो रेडिकलाइजेशन है वो कभी कभार बड़ी सारी चीज़ें स्पार्क कर सकती है, वायलेंट मीडिया इमेजेस और मैनिफेस्टो और फतवा। ये रेंज करता है थ्रेटनिंग या इंटिमिडेटिंग पीपल, जैसे कि इनडिस्क्रिमिनेट शूटिंग, मतलब गोलीबारी चलाना, व्हीकल रैम्पिंग, स्टैबिंग, चाकू वाकू मारना, सुसाइड बॉम्बिंग की अपने शरीर पर बॉम्ब लगा के फोड़ देना। और लोन वुल्फ टेरर अटैक्स में एक ग्रेट थ्रेट है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, यह हमें पता होना चाहिए। लॉन्ग टर्म डेटा ये रिवील करता है जो प्रोपोर्शन ऑफ लोन वुल्फ है वो राइज हुए हैं 5% से मिड 1970s से, और अब 2014 से 2018 में भी बढ़े हैं 70% से। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा थ्रेट है ये हमारे लिए। 9.14 में इंडियन आर्मी प्रपोज कर रही है टूर ऑफ ड्यूटी। इंडियन आर्मी ने प्रपोज करा है कि वो अलाउ करेगी सिटीजन को जो ज्वाइन करे रैंक ऑफिसर्स या सोल्जर्स 3 सालों के लिए शॉर्ट सर्विस, जिसका नाम दिया है टूर ऑफ ड्यूटी। टूर ऑफ ड्यूटी एक शॉर्ट वॉलंटरी इंटर्नशिप प्रोग्राम है, 3 साल का होगा यूथ के लिए। इम्पॉर्टेंट है यूथ के लिए, इसमें किसी तरह से उनको डिफेंस सर्विसेज में परमानेंट वोकेशन नहीं मिलेगा, बट वो अगर चाहते हैं एक्सपीरियंस तो थ्रिल के लिए, एडवेंचर के लिए, मिलिट्री प्रोफेशनल के लिए वो कर सकते हैं। ये प्रपोजल सब्सिडाइज करता है कुछ मेजर्स जो इंसेंटिवाइज करते हैं स्कीम्स में, जैसे टैक्स फ्री इनकम जो होगी 3 साल के लिए होगी, टोटल लमसम जो होगा एंड ऑफ द 3 years दे जाएगा, और प्रेफर करेगा पब्लिक सेक्टर जॉब्स या पोस्ट ग्रेजुएट जॉब्स, प्रेफरेंस दी जाएगी इनमें, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में और पब्लिक सेक्टर जॉब्स में। हाउएवर यहाँ पे कोई सर्वेरेंस बेनिफिट नहीं मिलेंगे, पैकेज नहीं मिलेगा, जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट हो गया, पेंशन हो गया, लीव इनकैशमेंट हो गया टीओडी ऑफिसर्स के लिए। कुछ स्कीम्स ऐसी भी थी जो कुछ टाइम पे कुछ लोगों ने फॉलो करी थी, जैसे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कलर सर्विस हुई थी 7 to 10 years की, और रिजर्व सर्विस थी 8 to 15 years की, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने निकाली थी। यहाँ पे प्रेसिडेंट था इस मॉडल का इसराइल में, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम अवेलेबिलिटी थी यूथ की। सिंगापुर ने मैंडेटरी कर रखा है नेशनल सर्विस, जो 2 साल के लिए होगा हर मेल के लिए, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो है मिसलेनियस को हम कवर करके इसको एंड कर देंगे, और तब तक के लिए आप बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को और देखते रहिए कंटेंट। बाय।